हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन क्या होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन या फिर एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपेंसेशन टू एम्प्लॉई या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, ऐसे बारे में लेबर लॉ 2 में जो पेपर है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको ये आइडिया दे दूँगा स्लाइड शो से और कुछ आर्ट्स डाले हैं जिसकी वजह से आप रिमेंबर कर सको आंसर कैसे लिख सकते हैं। 4 to 5 स्लाइड्स है, उसमें से आप लिख लोगे तो आराम से आपका 3 या 4 पेजेस का पेपर आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, ठीक। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन में पहले तो एक पेज में लिखो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि कंपेंसेशन पेएबल टू द इंडियन वर्कर्स। ठीक है, अभी देखो वर्कर कंपेंसेशन एक्ट 1923 इंडिया में है, ठीक है, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 भी है। ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन जो भी कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1940 एक्ट इज डिसाइडेड अकाउंटिंग टू कंपेंसेशन वर्कर्स को इन दो एक्ट से मिलेगा। किस वजह से मिलेगा वो डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन बहुत सारे जजमेंट्स है उसके आधार ही डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन का बेनिफिट दिया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपेंसेशन पेएबल टू द इंजर्ड वर्कर अंडर कंपेंसेशन एक्ट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल। देखो क्या होता है कि फैक्ट्री में काम करते हो या फिर आप कोई इंडस्ट्री में हो या फिर कौन से भी एम्प्लॉयड पर्सन में हो, तो वो चांसेस है कि आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको कुछ हो गया, डेथ होगी बाय कार्डिक अटैक, या अगर आप फैक्ट्री में हो तो कुछ मशीन ख़राब होने से कारण जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी उसके कारण आपकी डेथ हो गई या इंजरी हो गई। ठीक है, तो उस टाइम में एम्प्लॉयर के इस पर कंपेंसेशन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एम्प्लॉयर कब कंपेंसेशन दे सकता है या नहीं दे सकता उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो इसके बोलते हैं तो हट के जो कंडीशंस है, नॉर्मली जो कंडीशन नहीं दे सकता तो उसके बारे में भी कुछ इसमें इस एक्ट में बताया गया है। तो सबसे बेसिक एलिमेंट इस डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन का है कि वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दैट प्रोविजन इज clause arising out and in the course of employment। arising out and in the course of employment क्या होगा, arising out and in the course of employment। ठीक है, other than in the course of employment notional extension doctrine applies। चलो बताते हैं क्या होता है। देखो, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आदमी जाए काम करने के लिए तो उसको उसके इन बिटवीन उसके दौरान उसको इंजरी हो गई तो वो एम्प्लॉयर्स लायबल है। ठीक है, कंपेंसेशन टू वर्कमैन, देखो ये कंपेंसेशन टू वर्कमैन सेक्शन 3(1) ऑफ द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, सेक्शन 3(1) ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 के बताया गया है कि कौन से सर्कमस्टांसिस में एम्प्लॉयर को कंपेंसेशन दिया जाएगा, कौन से सर्कमस्टांसिस में एम्प्लॉयर्स को कंपेंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार एक पढ़ लेंगे, बाद में मैं आपको स्लाइड बताता हूँ। देखो, फर्स्ट है पर्सनल इंजरी। फर्स्ट क्या है, पर्सनल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल इंजरी, और पहले क्या होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज बाय एन एक्सीडेंट, इंजरी मस्ट किसके कारण होनी चाहिए, एक्सीडेंट। थर्ड होनी चाहिए एक्सीडेंट मस्ट हैज अराइजन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो नौकरी के दौरान या वो नौकरी करते वक्त होनी चाहिए इंजरी। और चौथी बात है वो इंजरी से आपका डेथ होना चाहिए और डिजेबल होना चाहिए विद इन 3 days, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days। ठीक है, अभी सेक्शन 3(1) ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट क्या बोलता है, कुछ कंडीशन बोलता है, उस कंडीशन में आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। वो कौन से कंडीशन है, पहले तो पर्सनल इंजरी होनी चाहिए और वो इंजरी एक्सीडेंट से होनी चाहिए, और एक्सीडेंट काम करते वक्त अराइजन आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और लास्ट में उस इंजरी से आपकी डेथ होनी चाहिए या पार्शियल डिसेबलेंट होनी चाहिए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days। 3 days से ज़्यादा अगर इंजरी है तो भी मैं आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये आदमी आप समझो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो क्या हो गया, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉई काम के लिए जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे एम्प्लॉय हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगी, इंजरी होगी। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद आदमी काम करने के लिए जा रहा है, फिर बाद में उसको
एक्सीडेंट हो गया वो बताया, और इंजरी हो गई। इंजरी किसकी वजह से हो गई? एक्सीडेंट की वजह से होगी, वो भी पॉइंट फुलफिल हो गया। और लास्ट में क्या है उसका, क्या हो गया? टोटल डिसेबलेंट हो गया, पार्शियल डिसेबलेंट। एक हाथ टूट गया, एक हाथ क्या देखो टूट गया, तो उसको क्या मिलेगा? कंपेंसेशन। 3 दिन के बाद एक हाथ टूट गया, एक पैर भी टूट गया। ठीक है, समझ गया? मैंने इसलिए 4 पॉइंट्स आप आसानी से लिखते हो। आदमी जा रहा है काम करने के लिए, तो वो क्या हो गया? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो एम्प्लॉई है। उसके बाद क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, तो वो और इंजरी हो गया, तो वो एम्प्लॉय। सेकेंड कंडीशन क्या है? द it should have injury should have taken place, personal injury should have taken place and this injury should have been by accident, वो भी हो गया। और लास्ट में क्या? पार्शियल डिसेबल, एक हाथ टूट गया उसका और 3 दिन से ज़्यादा हो गया और फिर भी वो हाथ मतलब ठीक नहीं हुआ, तो भी कंपेंसेशन। समझ में आ गया? पॉइंट से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। फिर देखो, पर्सनल इंजरी, कॉस्ट टू एन एम्प्लॉई, सच इंजरी, एक्सीडेंट मस्ट हैव अराउजन एम्प्लॉयमेंट के दौरान, इंजरी मस्ट हैव आइदर रिजल्ट इन डेथ ऑफ एम्प्लॉई और पार्शियल डिसेबलेंट। ठीक है, चलो हो गया इंट्रोडक्शन में, और क्या इसका बेनिफिट बताया। ठीक है, अभी इन द कोर्स एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये मतलब इसका ये होता है कि पॉइंट्स आउट टू द प्लेस एंड सर्कम अंडर विच द एक्सीडेंट टेक प्लेस एंड द टाइम व्हेन इट ऑकर्ड। इन द कोर्स मतलब सर्कमस्टेंस, किस किस जगह पे हुआ और उस सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और एक्सीडेंट कौन से टाइम पे हुआ, दैट इज अराउजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाते वक्त या एम्प्लॉयमेंट आते वक्त। ठीक है, काम को जाते वक्त या काम को आते वक्त, इसके लिए ये बोला गया। इन द कोर्स मतलब क्या? उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, वहाँ का प्लेस क्या है। अगर वो प्लेस सेटिस्फाई होता है और वो एक्सीडेंट उस टाइम के दौरान, कौन से टाइम के दौरान, वो जाते समय एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो उस समय, या आते वक्त आ रहा है उस समय, दैट इज़ कॉल्ड एज इन द कोर्स एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में लिखना है उसको। उसके बाद एक कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इंजरी, एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय इज नेसेसरी। तो ये कॉम्पेंसेशन मिलने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा, एक कनेक्शन होना चाहिए इंजरी, एक्सीडेंट और इंजरी का। नहीं तो ऐसा हो गया कि आप देख रहे हो, आप देख रहे हो लड़की की तरफ और आपको गाड़ी का ठोकर मार दी, तो वो ऐसा नहीं है। आप जा रहे थे क्या लड़की से मिलने और गाड़ी ने ठोकर मार दी, तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो गया, वो क्या हो गया? आपका पर्सनल हो गया। ठीक है, तो आपको कनेक्शन दिखाना पड़ेगा इंजरी और एक्सीडेंट की एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या है। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द क्लेमेंट। ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट शो दैट द टाइम ऑफ इंजरी ही वॉज इन द एम्प्लॉयज़ बिजनेस, देखो इधर दिया है, एम्प्लॉयज़ बिजनेस और इन फर्दरिंग दैट बिजनेस, और इन फर्दरिंग दैट बिजनेस। समझ में आ गया? मैंने अभी अब एक एग्जांपल बताया कि आप खुद के काम से जा रहे हो, लड़की को मिलने के लिए जा रहे हो। ठीक है, और गाड़ी में आके आपको ठोक दिया, हाँ, आपका मतलब एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया, तो आप एम्प्लॉयर को जाके नहीं बोल सकते कि मुझे पैसा दे दो। क्यों? एम्प्लॉयर बोलेगा आप प्रूव करो। कैसे? आप ऑफिस आते रहते थे, उस दौरान आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आप प्रूफ कर पाओगे? नहीं। आप तो बोलेगी मैं, आप अगर बोलेगी मैं तो लड़की से मिलने गया था, डेटिंग करने के लिए गया था, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, वो थोड़ी बिजनेस है, एम्प्लॉयर का बिजनेस नहीं है, ना कि वो बिजनेस को मोटिवेट कर रहा है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, बाद में पढ़ भी लेना। समझ में आ गया? अब तक आपने क्या दिया? इंट्रोडक्शन में लिख लिया वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके सेक्शन 3(1) में क्या क्या प्रोविजंस है, उसके बाद कंपेंसेशन कहाँ कब दिया जाए, कौन से एक्ट से दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? फिर उसके बाद इन द कोर्स ऑफ एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद अभी डॉक्ट्रिन और नोशनल एक्सटेंशन क्या होता है। देखो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि आप एम्प्लॉय कर रहे हो, फैक्ट्री में हो, तभी आपको इंजरी होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप फैक्ट्री ख़त्म होने के बाद आप घर जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो कुछ केसेस में, पहले पुराने केसेस में ऐसा माना जा रहा था कि अगर उसकी डेथ होगी तो एम्प्लॉयर बोलता था हम नहीं दे सकते, लेकिन कोर्ट में जजमेंट ये दे दिया कि ऐसा नहीं, वो भी आपका एक पार्ट हो जाएगा। अगर वो ऑफिस के बाद घर जा रहा है और घर से ऑफिस आ रहा है, तो वो भी एक पार्ट हो जाएगा इन डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन की तरफ से। ठीक है, इधर दिया है, ऑर्डनरी मैंस एम्प्लॉयमेंट डज नॉट बिगिन अंटिल ही हैज़ रीच द प्लेस। ठीक, समझ में आ गया? उसका एम्प्लॉयमेंट कब होगा? उसका एम्प्लॉयमेंट तभी होगा, काम कब चालू होगा, जब तक वो ऑफिस पहुंचता नहीं। ठीक है, और उसका ख़त्म ड्यूटी कब नहीं हुआ? जब तक वो घर पहुंचता नहीं। ही रीच द प्लेस वेर ही हैज़ टू वर्क and does not continue after he has left the place of his employment
traveling to and fro from the employee establishment is prima facie not in the course of employment. But वैसे तो नहीं है, लेकिन बट देर आर इंस्टेंसेज वेर देर वेर मेनी रीजनेबल एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड एम्प्लॉय मे बी रिगार्डेड एज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन दो ही हैड नॉट रीच्ड और लेफ्ट द प्रीमाइसिस। समझ में आ गया? इन क्रक्स उसका बोलने का मतलब ये है कि अगर घर पहुंचते समय अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है, जब तक आप घर नहीं पहुंचेंगे स्पेसिफिक टाइम में, ऐसा नहीं कि 5 घंटे बाद आप घर पहुंच गए, स्पेसिफिक टाइम आपको ड्यूरेशन कितना लगेगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट आने जाने के लिए। समझ में आ गया? सही, ठीक। अभी देखो कुछ केस लॉज हैं, उसके बारे में आप समझ में सकोगे डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है, सेंट हेलन कॉलरी वर्सेस लिमिटेड वर्सेस हेवल्स्टन। तो सबसे पुराना केस है सेंट हेलेंस कॉलरी कंपनी लिमिटेड वर्सेस इसमें क्या बोला गया देखो, एम्प्लॉइज वर्किंग इन कॉलरी वॉज इंजर्ड वाइल ट्रैवलिंग इन अ स्पेशल कॉलरी ट्रेन हेल्ड नॉट इन द कोर्स बिकॉज। देखो इसमें क्या हो गया, एक ट्रेन थी कॉलरी ट्रेन, मतलब पुराने ज़माने की कोयला लेके जाने वाली ट्रेन, सब आपने देखा होगा सब, ठीक है, उसको कॉलरी ट्रेन बोलते थे। तो उसमें वो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय काम कर रहा था, ठीक है, और वो एम्प्लॉय काम ख़त्म हो गया और वो ख़त्म घर आते वक्त क्या हो गया कि उसने क्या किया, वो स्पेशल ट्रेन दे दी, वो उन एम्प्लॉय को स्पेशल कॉलरी ट्रेन दे दी और उसके दौरान उसका डेथ या इंजरी हो गई। तो एम्प्लॉयर, तो कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल फॉर कंपेंसेशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला कोर्ट ने? क्योंकि नो ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉयज़ टू ट्रैवल बाय द टाइम। अभी उनको एम्प्लॉयज़ को क्या ऑब्लिगेशन नहीं था वही ट्रेन चूज़ करने के लिए, उनका एक ऑप्शन भी था, दूसरे भी ट्रेन चूज़ कर सकते थे। मस्ट बी इम्प्लाइड टर्म एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, अगर वही ट्रेन देनी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय इसी ट्रेन से आएगा और इसी ट्रेन से जाएगा। अगर वैसा होता तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलता, हालांकि उसके पास ऑप्शन थे इसलिए उसको नहीं मिलेगा। अनलेस बॉन्ड टू ट्रैवल और ट्रेन नॉट लायबल। समझ में आ गया? तो चलो हमें केस लॉ एक पिक्चर की वजह से समझते हैं। आपने तो शोले मूवी देखी होगी, ठीक है, शोले मूवी का ये सीन पता है, जैसे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है ठाकुर, हाँ, इन दोनों को वो रामगढ़ लेके जाता रहता है चोरी के मामले में। तो उसमें क्या होता है, ये कॉलरेरी ट्रेन होती है, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये कॉलरेरी ट्रेन ऐसा समझो कि ये दो जय और वीरू क्या है इंजर्ड हो गए और बाद में वो ठाकुर के पास इंजर हो गए और कोर्ट के पास चले गए किसके लिए, कंपेंसेशन वाले। कोर्ट ने क्या बोला, आपके पास ऑप्शन थे, आप घोड़ा भी लेके जब भाग सकते थे या ट्रेन में से भी भाग सकते थे, आपने ट्रेन में क्यों किया? तो ट्रेन में अगर करना था तो ठाकुर के साथ वैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था कि हम वही ट्रेन में जाएंगे कॉलरेरी ट्रेन में। ये ऐसा जुगाड़ लगा के समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? सेंट हिल्ड्रेंस कॉलरी कंपनी वर्सेस विलिस्टन, ठीक। इसमें बोला गया एम्प्लॉयर नहीं है। सेकंड केस है वरदराजू वर्सेस मासाया बोयन, वरदराजलू वर्सेस मासाया बोयन। इसमें क्या था देखो, एम्प्लॉयर वाज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रोड, ठीक है, एम्प्लॉयर क्या था, कॉन्ट्रैक्टर था, रास्ते बनाने का काम उसके पास था कॉन्ट्रैक्ट का। और जो आदमी जो मरा हुआ था वो कूली मिस्त्री था जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, रास्ते बनाने में वो मैनुअल लेबर होते हैं, कूली मिस्त्री था। एम्प्लॉय वो जो मिस्त्री है उसको इंजरी होगी, उसकी इंजरी और डेथ होगी, किसके कारण? वो जो ट्रक जो रास्ता बनाने का काम कर रही थी वो टिल्ट होके उसके उसकी बॉडी पे गिर पड़ी और वो मर गया, ठीक है। देखो, एम्प्लॉय सफर्ड इंजरी बाय कैप्साइजिंग ऑफ द लॉरी विच बिलोंग टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब वो लॉरी जो थी वो किसकी थी, कॉन्ट्रैक्टर की थी। तो जैसे देखो नॉर्मली क्या है, अगर लॉरी कॉन्ट्रैक्टर की है और एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रैक्टर ही है और वो एम्प्लॉय उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है, तो नॉर्मली क्या बोला जाएगा कि वो उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। वॉज ड्रिवन बाय हिज ड्राइवर व्हेन द लॉरी वॉज कन्वेइंग द एम्प्लॉयज़ टू द प्लेस ऑफ हेल्ड व्हेन इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अगर वो एक ही ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, ठीक है, अगर उस एम्प्लॉय में वो जो ट्रक है उधर खड़ा रहता था, वो एम्प्लॉयज़ को लाता भी था और ले के भी जाता था और रास्ते बनाने के बाद, अगर वो एक ही मीन्स है तब भी आपको कंपेंसेशन मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे कि ट्रक मैंने बताया, ट्रक आप रोड ये याद रखो, वो केस लॉ आपको याद रखेगा। रास्ते बनाने का काम था, एम्प्लॉय ट्रक साइड हो गया, वो क्या बोला, ये एक ही मीन्स है तो ही मिलेगा।
अभी ये नोशनल एक्सटेंशन कब अप्लाई नहीं होगा, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हेन द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्स इन पब्लिक प्लेस, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, पब्लिक प्लेस में, एंड द रिस्क फेस्ड बाय द एम्प्लॉई इज़ नॉट ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट बट टू हिज बीन ऑन द स्पॉट एज ए मेम्बर ऑफ द पब्लिक, द एम्प्लॉयर विल बी नॉट एम्प्लॉयर। अभी इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है पब्लिक प्लेस में, हाँ, और वो एम्प्लॉई रिस्क पे है उस पब्लिक, और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो पब्लिक प्लेस पे गया है, एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं गया है, उसको ना एम्प्लॉयर ने भेजा है ना किसी ने भेजा है, ठीक है। तो लेकिन वो खुद से गया है पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। तो उसके दौरान एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा क्योंकि वो खुद रिस्क लेके गया है उधर, समझ में आ गया। तो इसके कारण उसको मतलब कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ये अब डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ अगर उसने बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने मुझे भेजा था तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा। देखो इस पिक्चर से आप समझ लो, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसको बोला नहीं था कि भीड़ में जाओ, ठीक है, कोरोना के भीड़ में जाओ, उसने बोला नहीं था कि ये इधर भीड़ लगी है लोगों की मोर्चा वाली तो आप उधर जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने बोला नहीं था, मेडिकल सर्जन ने नहीं बोला था कि भाई तू डॉक्टर इधर जा ले और उनका कुछ मरम पट्टी करा ले, ठीक है। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेके गया, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, रिस्क लेके गया, और वो रिस्क लेके जाने के बाद पब्लिक प्लेस में आ गया, पब्लिक प्लेस के बाद पब्लिक बहुत बहक गई और उसको मारने के लिए दौड़ गई। तो जब मारने के लिए दौड़ गई तो उसको इंजरी हो गई, तो फिर वो नहीं बोल सकता अपने एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर ने क्या बोलेगा, हमने थोड़ी भेजा था तुम्हें जाने के लिए, तुम खुद पब्लिक प्लेस पे रिस्क लेके गए, तो इन दैट केस यू आर नॉट लायबल फॉर कंपेंसेशन और द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन डज नॉट अप्लाई टू यू। समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट है जे एफ परेरा वर्सेस ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था, ये सेल्समैन वर्किंग था कंपनी में, वो थर्ड फ्लोर पे चला गया, सेल्स काम करने के लिए थर्ड फ्लोर पे चला गया और उधर उसकी अनकॉन्शियस होके वो डेथ हो गया। तो उसने, वर्कमैन कैन गो आउट ड्यूरिंग आवर्स अनलेस प्रोवाइडेड ही वेंट फॉर पर्सनल रीजंस, एम्प्लॉयर लायबल। अभी एम्प्लॉयर लायबल कब होगा, अगर वो एम्प्लॉयर बोला है कि ये सेल्स करके आओ इस बिल्डिंग में, ठीक है, उसने उसको डायरेक्शन दिया है, तभी वो एम्प्लॉयर लायबल होगा। लेकिन खुद से गया है और वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान होगा, एम्प्लॉय टाइम के दौरान होगा, तभी लायबल होगा, ना कि उसके अलावा वो लायबल एम्प्लॉयर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट एक केस है सौराष्ट्र सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस बलू राजू। इसमें भी ये बताया गया कि व्हेन अ वर्कमैन इज़ ऑन अ पब्लिक रोड और अ पब्लिक प्लेस or on a public transport, he is there as a other member of the public, other member, and he is not there in the course of employment unless the very nature of his employment make it necessary to be। for example क्या है, देखो अगर कोई एम्प्लॉय या वर्कमैन पब्लिक रोड पे है, पब्लिक प्लेस पे है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है, वो खुद के रीज़न से है और ना कि एम्प्लॉयर के रीज़न से है, तो और उसके दौरान उसको इंजरी होती है या डेथ होती है, तो उसको क्या मिलेगा, कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, या एम्प्लॉयर उसके लिए कंपेंसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। तीन चीज़ है देखो सौराष्ट्र में, एक तो आपको पब्लिक रोड पे नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं होना चाहिए। अगर होते हो, अगर वो आपके पर्सनल रिस्क पे है, पर्सनल है, पब्लिक एंड इज नॉट देयर इन द कोर्स और एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं है, तो आपको एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या समझो आप ट्रक में हो या बस में हो, ठीक है, बस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक रोड पे हो, पब्लिक रोड मतलब हाईवे वगैरह, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैं फुल डीजे बीजे लगा के हो, मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आ गया और मैं उत्थे दिल छोड़ आ गया, तो उत्थे दिल आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा, बाद में आपको एम्प्लॉयर के पास नहीं आना पड़ेगा कि मुझे कंपेंसेशन दो क्योंकि मैं पब्लिक रोड पे था। तो एम्प्लॉयर देखेगा हमने भेजा था पब्लिक रोड पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल उनको दिल्ली से मुंबई जाना है कुछ काम के लिए, ठीक है। तो उस दौरान उस टाइम अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एम्प्लॉयर लायबल है। लेकिन उसके दौरान अगर वो खुद जाके पब्लिक रोड पे उसके खुद पर्सनल रीज़न से गाड़ी लेके मोड़ आ गया,
गदर एक गधा के जैसे कि मिलने के लिए जा रहा है तो उसको एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। समझ में आ गया। देन में कंक्लूजन, देयर मस्ट बी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड अ रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉय टू अवेल द ट्रांसपोर्ट वेर इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बताया गया जैसे कि जो केस लॉज है उसके क्रक्स बता सकते हो एग्जाम पे। और पब्लिक प्लेस में होता है तो एम्प्लॉयर नॉट लायबल है अनलेस एंड अनटिल क्या है वो उसका इट इज़ नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉयर। समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई ट्राइड टू elaborate with very PPTs and funny PPTs so that you can easily understand and remember and write the content in the examination related to doctrine of notional extension. ठीक है, I hope you enjoyed the, if you like the video please like, share and subscribe. Thank you. Thank you friends.